चलो, तो आज से अपने लोग क्या करेंगे, डेली साइंस का केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक टॉप चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसे सीखेंगे और याद करेंगे। तो आज साइंस, इसको हम कहेंगे साइंस डेली, ठीक है। अब साइंस डेली में देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। यानी मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु है, उनकी भौतिक गुण तो हमें पता है। भौतिक गुण यानी जिसे तुम फील कर सकते हो, राइट है। जैसे धातुओं का वजन ज्यादा होता है, उनका घनत्व ज्यादा होता है, अधातु का घनत्व कम होता है, राइट है। धातु चमकीली होती है, अधातु इतनी चमकीली नहीं होती। तो इस प्रकार से ये भौतिक होती है, जिसे देख सकते हो। पर केमिकल यानी वो उनकी भौतिक बोलते हैं ना, वो केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन रचना कैसे, वो होती है रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो धातुएं विद्युत धनी होती है ना। एक मिनट, पहली बात, धातुएं क्या है, विद्युत धनी। विद्युत धनी होने का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमेशा याद रखना, जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन का करेगी दान। धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान करके धन आयन बनाती है। सोडियम होगा तो Na+ बनेगा, इसके लिए सोडियम धातु है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो Mg+2 होगा, इसके लिए मैग्नीशियम क्या है, धातु। तो धातुएं विद्युत धनी होती हैं, अतः ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती हैं। विद्युत धनी का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनाना। जबकि अधातुएं विद्युत ऋणी होती हैं, ऋणी नहीं कहना, विद्युत ऋणी होती हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। जैसे ऑक्सीजन को हमने कहा, ऑक्सीजन धातु है या अधातु, अधातु। अधातु क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विन्यास देखोगे तो पता चले, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे 2 और 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में ज्यादा मानेगा। इसके लिए ऑक्सीजन कभी भी आयन बनाएगा तो O2-, 2- यानी नेगेटिव आयन बना रहा है, नेगेटिव आयन यानी ऋण आयन। फिर देखो, धातुएं वायु के दहन से क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय स्वभाव का होता है, हमें पता है। जबकि अधातुएं वायु में दहन से कैसा ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड। जैसे अधातु का कौन सा है, तो जैसे कि H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कैसे उदासीन है, कैसे ऑक्साइड है, उदासीन, सही है। अब देखो अगला सवाल, यानी अगला मुद्दा, अधातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड है, धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, तथा अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, राइट है। अब इसके बाद, धातुएं जल से क्रिया करके भी ऑक्साइड तथा H2 देती हैं। धातु किससे, जल से। धातुओं की जल से अभिक्रिया होती है, हाँ होती है। जैसे धातु जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनता है और एक और वायु निकलता है, H2। हम लोगों ने देखा था ना चैप्टर में। जबकि सोडियम जो होता है, सोडियम मेटल, उसको हम खुला नहीं रखते, क्यों नहीं, और फिर उसको पानी में डाल के एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा था कि कैसे ये हो रहा था। जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है ना। सिंपल टर्म में बोला जाए तो अधातुएं जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करती। यहाँ पे सिंपल पानी रख के रख दिया जाए, 21% ऑक्सीजन है इधर की हवा में, 78% नाइट्रोजन है, बहुत सारी वायु है, और कुछ नहीं होता, क्योंकि जल के साथ अधातु यानी जो हवा है वो अभिक्रिया करेगी नहीं। फिर इसके बाद, धातुएं तनी हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और H2 बनाती है, जबकि अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करती नहीं है। यानी धातुएं ही एसिड से अभिक्रिया करती है, और धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया हमको पता है ना, एक तो बन रहा था लवण और हाइड्रोजन वायु मुक्त हो रही है। और ये जब सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे तब हमने सीखा था कि अधातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कुछ करके कुछ पढ़ने को आया नहीं था, राइट है। तो ये आया, इसमें ये लिख सकते हो कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जबकि अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, सहज लफ्जों में। पर अगर पूरे मार्क्स थे तो इस प्रकार लिखेंगे। चलो, तो ये मुद्दा क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट, याद रहेगा। तो अब हम अगले मुद्दे पे चलते हैं। अब अगले मुद्दे में जो बायोलॉजी है उसमें हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। ये हमारा चैप्टर नंबर 5, बरोबर, जैविक प्रक्रम, जैव प्रक्रम का भाग है। तो वायवीय श्वसन, तो देखो वायवीय, वायु यानी जो प्राण वायु है हमारे लिए, मनुष्य के लिए जो प्राण वायु के अंतर्गत जो वायु आती है वो है ऑक्सीजन। तो वायवीय श्वसन
ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो पहला मुद्दा तो जो है वो ये है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन होगा। अब जो दूसरा है वो है अवायवीय श्वसन। अ से हमें पता है मर, यानी जो मरने वाला है, अमर जो मर नहीं सकता। तो वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो अवायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। सही है। तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वायवीय में ऑक्सीजन चाहिए और अवायवीय में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फिर वायवीय श्वसन में देखो क्या, जब हम इसमें होता क्या, ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उससे तुम्हें मिलती है ऊर्जा। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की हाजिरी में होता है। और तुम्हें पता है ना, दहन में जब ऑक्सीजन आता है तो दहन और अच्छा होता है। राइट है। दहन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई गैस है जिसके बिना दहन नहीं होता अच्छा या होता ही नहीं, वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन। तो जो वायवीय श्वसन है उसमें दहन पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या बनता है? एक वायु निकलती जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ऊर्जा। राइट है। क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। इसमें देखो क्या क्या बनता है, एक चीज अलग बनती है, वो है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। राइट है। तीन चीज। इथेनॉल अल्कोहल का एक पदार्थ है। इससे क्या? इथेनॉल एक उपज है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक वायु, वैसे ये क्या है देखो बताता हूं, इसका फॉर्मूला बताऊं। एक कार्बनिक संयोजन है जिसका सूत्र है C2H5OH, ये इथेनॉल है यानी केमिकल। राइट। अब देखो इसमें ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें एक चीज ज्यादा बन रही है, ऊर्जा बन रही है, इसमें भी ऊर्जा बन रही है, पर ऊर्जा कितनी? तो पता चला इसमें जो एटीपी ऊर्जा मिलती है वो आती है 38 एटीपी। कई बार 36 भी लिखा होता है, बरोबर, 38 एटीपी। और इसमें निकलती है ऊर्जा 2 एटीपी। कितनी? 2 एटीपी। यानी इसमें ऊर्जा तो दोनों में बन रही है, पर इसमें बहुत ज्यादा बन रही है, उसमें बहुत कम बन रही है। तो जितने भी बहुकोषीय सजीव जो जिनको तुम अपनी आंखों से देख सकते हो वो बहुकोषीय सजीव में आता है। राइट। हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, देख नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप में, क्योंकि वो बहुकोषीय नहीं है। बहुकोषीय होते ना तो वो सिंपली दिखने लगते हैं। जितने भी बहुकोषीय हैं वो ये वाला श्वसन करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें इतना बड़ा शरीर जब चलाना है तो तुम्हें ऊर्जा बहुत चाहिए। राइट है। अगर तुम करोड़ों का धंधा लेके बैठे हो तो एक दिन भी धंधा चलाना तो लाखों रुपए चाहिए तुम्हें। सही बात बताई मैंने। तो कोई 100 रुपए से तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, पर एक आदमी है छोटा सा ठेला लेके बैठा है, उसका 100 रुपए से भी काम चल सकता है। तो जो छोटे सजीव है वो इस प्रकार का श्वसन, क्योंकि इसमें ऊर्जा कम प्राप्त होती है और इसमें ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। देखो इसमें लिखा भी है 36 एटीपी ऊर्जा मिलती है। कितनी? 36। और इसमें कितना है? 2 एटीपी। इसका उदाहरण है मानव, फिर बाकी सारे प्राणी भी रख सकते हो। सेब भी आ जाता है, मछलियां भी आती है वायवीय श्वसन, क्योंकि मछलियां जल में जो ऑक्सीजन घुला होता है उसका उपयोग करती है। ऑक्सीजन का तो उपयोग हो रहा है। फिर इसमें लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, यानी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, उनका नाम है। सही बात है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच का अंतर स्पष्ट हो चुका, याद रहेगा? ठीक है। अब हम लोग अगले मुद्दे पे चलते हैं। अगला जो की है, बरोबर, हमारा चैप्टर नंबर 11 विद्युत प्रकरण में से सवाल। राइट है। ऐसा सवाल सब 2 मार्क्स में आएगा एग्जाम में, बरोबर। देखो फिजिक्स है ना, फिजिक्स उसमें न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल यानी जो गिनती वाले सवाल। राइट है। 2 ही चैप्टर है, उन्हीं में से न्यूमेरिकल आने की संभावना ज्यादा है, प्रकाश और विद्युत। क्योंकि जो बीच वाला जो चैप्टर, बीच के 2 चैप्टर हैं, एक तो था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें हमारी आंखों की कमी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो भी उसी में जाएगा। उसकी गिनती करने तो कौन सा लेंस लगेगा, लेंस का तो तुमने कौन से चैप्टर में सीखा? 9वें चैप्टर में, उससे आगे वाले चैप्टर में कि कैसा भी सवाल आएगा 9वें चैप्टर का। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है, बरोबर, विद्युत प्रवाह की चुंबकीय असर, वो चैप्टर का है ही नहीं। उस चैप्टर में कोई क्वेश्चन है ही नहीं। 2 चैप्टर हैं, उनमें से ही कोई तुम्हारा 5 मार्क्स के आसपास का तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा। एक इजी होगा और एक थोड़ा दिमाग लगाने वाला होगा। तो इजी होगा तो ऐसा होगा। इजी न्यूमेरिकल का मतलब क्या कि क्वेश्चन लिखा है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने आंसर मिलेगा। राइट है। तो फॉर्मूला पे पकड़ रखनी है और कैलकुलेशन करते रहना कि गलती से भी हमसे गलती ना हो जाए। तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले 6 वोल्ट की बैटरी से, बरोबर, कितनी वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट। तो देखो वोल्टेज, इसको मैं कलर चेंज करके
वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, राइट है। वाले हर एक कुलम्ब आवेश को, कितना कुलम्ब है 1 कुलम्ब, यानी क्यू यानी आवेश, आवेश कितना है 1, फिर इकाई कुलम्ब, राइट है। कुलम्ब को ऐसे लिखते हैं कि वो कितनी ऊर्जा दी जाती है, कितनी ऊर्जा दी जाती है। 6 वोल्ट की बैटरी है तो हर एक कुलम्ब के आवेश को कितनी जोर से धक्का देगा, राइट है। अब धक्का हम क्या बोले, मैंने बताया था कि फिजिक्स में हर चीज को मापा जाता है, मापने जाओगे तो कोई ना कोई सूत्र होगा। तो इस चैप्टर में देखो V दिया है, Q पूछा और कितनी ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा यानी हम कार्य की बात कर रहे हैं, कार्य बोलो, E बोलो, W बोलो, सेम बात है। ऊर्जा यानी वर्क बोल दो या E बोल दो, सेम बात है। W हमको निकालना है। ये तीनों किसी फॉर्मूले में आ रहे हैं, ये तीनों साथ में किसी फॉर्मूले में आते हैं, तो सोचोगे तो तुम्हें मिलेगा। एक फॉर्मूला है जिसमें आते हैं, वो है वोल्टेज का फॉर्मूला V विद्युत स्थितिमान, लाओ मैं यहां लिख देता हूं, विद्युत स्थितिमान स्थितिमान बराबर आवेश, बरोबर नहीं, आवेश नहीं, कार्य बटे में आवेश। ये तो चलो हिंदी में हमने शुद्ध लिखा, बरोबर। फॉर्मूला लिख रहा हो तो वो है विद्युत स्थितिमान को V बोलते हैं, W बरोबर कार्य को, और यहाँ पे आएगा Q। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। V देखो कितना दिया है 6, राइट है। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो अभी इकाई नहीं लिखेंगे, खाली नंबर्स। तो देखो 6 और W हमको ढूंढना है साहब, और Q दिया है कितना 1, Q दिया है 1 देखो बट्टे में लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, या 6 के साथ 1 का गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो नंबर है वही रहेगा। तो W या 6 बराबर W बोले, W बराबर 6 क्या आएगा जूल। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 6 जूल का कार्य करना पड़ेगा, या 6 जूल की ऊर्जा दी जाएगी। 6 वोल्ट की बैटरी हर एक कुलम आवेश को कितनी ऊर्जा देगी, 6 जूल की ऊर्जा देगी। तो चलो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का एक एक मुद्दा आपको पता चल गया, सबको समझ में आ गया। ओके दीपांशु।